तो जैसा कि बच्चों हमने पिछली 2 कक्षाओं में कक्षा 12 के इतिहास विषय की तीसरी पाठ्य पुस्तक, जिसमें मुख्यतः आधुनिक भारत का इतिहास है, उसकी पिछली 2 कक्षाओं में पहले पाठ को पढ़ा है, जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात। उस पाठ में हमने जो औपनिवेशिक शासन थी उसके द्वारा बंगाल में जो नई भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई, जमींदारी व्यवस्था स्थापित की गई, तो उसके दौरान हमने बंगाल की जमींदारी व्यवस्था के बारे में समझा। फिर हमने राजमहल की पहाड़ियों की यात्रा के दौरान संथाल और पहाड़िया लोगों से भी मुलाकात की। उसके बाद हम दक्कन की ओर आगे बढ़े थे और दक्कन में जो नई भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी, जिसका नाम था रैयतवाड़ी बंदोबस्त, उसको भी समझा था। और इस तरह से दक्कन में जो दक्कन दंगा आयोग के द्वारा जो किसानों के शोषण की एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, उसके बारे में भी हमने उस कक्षा के दूसरी कक्षा के एंड में पढ़ा था। तो आज हम उसी पाठ के हम प्रश्नोत्तरी सीरीज करने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न कि ग्रामीण बंगाल के बहुत से इलाकों में जोतदार एक ताकतवर हस्ती क्यों था। तो जोतदार हमने समझा था पहली कक्षा में कि जोतदार क्या होते थे। तो जोतदार होते थे कि रैयत किसानों को ही कहते हैं, और कुछ रैयत जो अमीर होते हैं, जो बाकी रैयतों की सहायता भी करते हैं, आर्थिक रूप से उनकी फसलें खरीदते हैं, वो साहूकार का काम भी करते हैं, सूद पे देना पैसे वगैरह, ये काम भी। तो अमीर रैयत जो होते थे उन्हें क्या कहते थे, जोतदार कहते थे। तो देखिए क्या व्यवस्था होती थी। सबसे पहले कंपनी होती थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है। उसके नीचे कौन होते थे, जमींदार। वो जमींदार एक मध्यस्थ वर्ग बनाया था उन्होंने। और उसके बाद होते थे रैयत, और रैयत में भी कुछ जो अमीर रैयत होते थे उन्हें क्या कहते हैं, जोतदार। लिखा हुआ है यह अमीर रैयत होते थे, कौन, जोतदार। तो देखो ऐसी व्यवस्था थी कि जमींदार को लगान देते थे रैयत, और जमींदार फिर उस लगान को कहां पहुंचाता था, अपना कुछ हिस्सा रख के कंपनी के पास, या उस समय औपनिवेशिक सरकार जो अंग्रेजों की सरकार थी उसके पास ये लगान पहुंचाया जाता था। तो देखिए जो जोतदार हैं ये रैयतों में से ही, रैयतों से इनका लेन देन होता था, लेते भी थे पैसे, समय आने पर देते भी थे, मतलब उनको जब जरूरत होती थी उनकी फसलें खरीदते थे, बदले में पैसे देते थे। तो ये होते थे जोतदार। तो अमीर रैयत, तो समझ रहे हो ना आप कि सूबेदार तो नगरों में रहते थे, शहरों में रहते थे, अपनी रैयत से दूर, किसानों से दूर, जबकि जो जोतदार होते थे वो कुछ अमीर होते थे और वो रैयत के पास ही होते थे। इसलिए रैयत के साथ ज़्यादा अच्छे संबंध, घनिष्ठ संबंध जमींदार के बनेंगे या जोतदार के बनेंगे, निश्चित है जोतदार के बनेंगे। तो जोतदार एक ताकतवर हस्ती हो गई थी उस बंगाल की उस समय की ग्रामीण व्यवस्था में। तो उसके क्या क्या कारण थे, एक हमने देखा कि रैयत से घनिष्ठ संबंध होते थे, ठीक है, समय आने पर रैयत की मदद भी करते थे। और बहुत सारी रैयत तो ऐसे होती थी जिनके पास खुद की जमीन नहीं होती थी, तो वो जोतदारों की जमीन किराए पे लेकर ही खेती करती थी, और वो अपने आप को हमेशा के लिए उस जोतदार को ही अपना अन्नदाता मानते थे। तो देखते हैं इसमें बंगाल के बहुत से इलाकों में जोतदार एक ताकतवर हस्ती निम्नलिखित कारणों से था। पहला लिखा है कि जोतदारों के रैयतों के साथ घनिष्ठ संबंध होते थे। जोतदार जमींदारों की तरह जमीनों से दूर शहरों में नहीं रहते थे, बल्कि गांव में रहते थे, और गांव के गरीब ग्रामीणों, जो किसान हैं, रैयत हैं, गरीब ग्रामीणों से के काफी बड़े वर्ग पर सीधा नियंत्रण रखते थे ये लोग। तो पहला कारण है कि वो जमींदार के मुकाबले भी ताकतवर होते थे कई जगह। तो जोतदार क्यों होते थे, पहला पढ़ा हमने, जोतदारों ने बड़े बड़े भूखंड प्राप्त कर लिए थे, खूब सारी जमीनें खरीद ली थी। कैसे खरीद ली थी कि जब किसान होता था, रैयत होता था, उसे जब पैसे की जरूरत होती थी तो सूबेदार साहब तो शहर में रहते थे, वो अमीर लोगों के पास जाते थे। जो अमीर रैयत थी वही कौन थे, जोतदार। तो सीधी बात है कि रैयत किसके पास जाएंगे, पैसों की जरूरत होगी तो जोतदार के पास। जोतदार उनको पैसे दे देता था ऋण पे, जब वो ऋण नहीं चुका पाते थे तो कई बार उनकी जमीन भी खरीद लेता था। तो इस तरह उन्होंने बहुत बड़े बड़े भूखंड प्राप्त कर लिए थे। अगला पॉइंट देखते हैं, जोतदार अपनी जमीन का बहुत बड़ा भाग बटाईदारों के माध्यम से जुतवाते थे, और ये बटाईदार एक तरह से जोतदारों के अधीन होते थे। तो ये कौन हो गए, बटाईदार। वो किसान जिनकी खुद की जमीन नहीं होती थी वो बटाई पर लेते थे जोतदार की जमीन, तो उनसे निश्चित है घनिष्ठ संबंध हो जाएंगे, जोतदार की जमीन पर वो खेती करेंगे। तो अगला पॉइंट है कि जोतदारों के इशारों पर रैयत जमींदार का लगान समय पर नहीं जमा करवाते थे। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी हमने देखा था कि जमींदार साहब को
समय पर लगान देना पड़ता था कंपनी को। अगर वो समय पर लगान नहीं जमा कराता था तो पढ़ा था कि सूर्यास्त कानून के तहत उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। अब जमींदार क्यों नहीं दे पाता था लगान समय पर, इसके हमने कई सारे कारण पढ़े थे। उसमें कई बार तो ऐसा होता था कि जोतदार जमींदार के विरोधी हो जाते थे और जोतदार रैयतों को कह देते थे कि समय पर लगान मत दो, 2 महीने 4 महीने लेट कर दो, तो जमींदार फिर समय पर आगे नहीं पहुंचा पाएगा, उसे रैयतों से नहीं मिला तो आगे कैसे पहुंचाएगा, और उसकी जमींदारी इस कारण भी नीलाम हो जाती थी। तो ये सब कारण है कि जोतदार एक ताकतवर हस्ती बन गई थी बंगाल की उस समय की व्यवस्था में। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा पहले प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं हम, आइए आगे बढ़ते हैं। जमींदार लोग अपनी जमींदारी पर किस प्रकार नियंत्रण बनाए रखते थे? ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था पाठ के दौरान कि किस तरह वो नियंत्रण का मतलब क्या है कि जो जमींदार है, फिर से बता देता हूं मैं एक बार, एक है रैयत मतलब किसान, ये किसको लगान देते थे? जमींदार को, जमींदारी व्यवस्था में। और ये किसको पहुंचाता था? कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी, या अगर सरकार कहें तो मतलब अंग्रेजी सरकार, उनको यहां पर ये लगान पहुंचाता था। कि रैयत जमींदार को लगान देता था और जमींदार उसका कितना प्रतिशत हिस्सा अपने पास रखता था? 1/10% हिस्सा अपने पास रखता था और बाकी का 9/10 हिस्सा किसके पास पहुंचा देता था? कंपनी के पास। तो ये व्यवस्था होती थी, बाकी का लगान जमींदार किसको पहुंचा देगा? कंपनी को। अब प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है कि जमींदार अपनी जमींदारी पर नियंत्रण कैसे रखता था, कैसे रखेगा? दिक्कत क्या थी जमींदार के पास? अगर ये लगान जमींदार समय पर नहीं पहुंचाएगा तो इसकी जमींदारी की नीलामी कर दी जाती थी सूर्यास्त कानून के तहत। तो इस नीलामी से बचने के लिए उसने कौन से उपाय अपनाए थे? वही क्या है कि किस प्रकार नियंत्रण बना के रखे थे। तो अपन ने पढ़ा था ना पाठ के दौरान कि जमींदार ने अपनी जमींदारी की नीलाम होने से बचाने के लिए कौन से उपाय अपनाए थे, तो वो इसके उत्तर हैं। तो देखते हैं, जमींदार लोग अपनी जमींदारियों पर निम्न ढंग से नियंत्रण बनाए रखते थे। फर्जी बिक्री की तकनीकी, जिसमें आपकी पाठ्य पुस्तक में लिखी हुई है बर्दवान की एक कहानी। तो ये क्या है? ये बर्दवान की कहानी, बर्दवान की कहानी ये है कि बर्दवान एक जागीर होती थी, जमींदारी होती थी, और वहां के जमींदार ने कई वर्षों तक समय पर लगान जमा नहीं कराया था। और जब उसने समय पर लगान जमा नहीं कराया तो सूर्यास्त कानून के तहत उसकी जमींदारी की नीलामी की जाएगी। अब जब नीलामी की बारी आई तो जो खरीदार आए उसमें बहुत सारे फर्जी खरीदार थे जो बर्दवान के सूबेदार ने ही अपनी तरफ से भेज दिए थे। मतलब बर्दवान के जमींदार की जमींदारी नीलाम की जा रही है और खरीदार भी उसी के लोग हैं। वो ऊंची बोली लगाकर, अन्य खरीदारों के मुकाबले ऊंची बोली लगाकर उस जमींदारी को खरीद लेते थे उसी के लोग। और फिर जितने पैसों में खरीदा उतने पैसे वो कंपनी को बहुत दिनों तक पहुंचाते ही नहीं थे। तो कंपनी कहती थी ये नए खरीदार हैं, ये भी नहीं पहुंचा रहे हैं पैसे नीलामी वाले, तो फिर से बोली लगाते हैं। दोबारा बोली लगाई जाती थी, फिर से वही नकली खरीदार। तो इस तरह बार बार क्या हो गया? फर्जी बिक्री की तकनीकी, और थक हार कर बोली लगाने वाले अधिकारी थक जाते थे, नए खरीदार भी वहां आना बंद कर देते थे, और इस तरह वो जमींदारी बहुत ही सस्ते दामों पे, बहुत ही नीची कीमतों पर वापस किसको देनी पड़ी? बर्दवान के जमींदार को ही देनी पड़ी। तो इस तरह ये फर्जी बिक्री की तकनीकी बहुत सारे जमींदारों ने अपनाई अपनी जमींदारी पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए और अपनी जमींदारी नीलाम होने से बचाने के लिए। अगला देखते हैं, नए जमींदार को जमीन का कब्जा नहीं देते थे। पुराना जमींदार है, जब उसकी जमीन की नीलामी होगी तो वो नए जमींदार, जब वहां पर किसी ने खरीद ली, अब वो वहां का नया जमींदार है, खरीदार जो है, उसको कब्जा लेना होता था। कागजों में तो हो गई कि भाई ये अब से जमींदार ये होगा यहाँ का नया जमींदार, लेकिन जब वो कब्जा लेना आता था तो पुराने जमींदार का वहां पर दबदबा होता था। किसान भी उसकी बात मानते थे अक्सर। उसके पास लठैतों की एक टोली होती थी, उनको भेजकर वो नए खरीदार के लोगों को पीट पीट के भगा देता था। तो कब्जा लेने में बड़ी दिक्कत आती थी। लठैतों की मदद से नए खरीदार के लोगों को मार पीट कर भगा देते थे। ये भी एक नीलामी से बचने का तरीका उन्होंने अपनाया था। आगे बात करें, रैयत पुराने जमींदार के प्रति इतने वफादार होते थे कि वो अपने नए खरीदार को तो जमीन में भी नहीं घुसने देते थे, कई बार किसान लोग भी। तो ये भी एक तरीका था। आगे बात करते हैं कि नए जमींदार के लोगों को जमीन में घुसने ही नहीं देते थे और वो अपने आप को पुराने जमींदार से जुड़ा हुआ महसूस करते थे। तो ये सारे पॉइंट क्या है, प्रश्न जो था अपना
उसके उत्तर की जमींदार अपनी जमींदारी पर किस प्रकार नियंत्रण बनाकर रखते थे। अगला प्रश्न, पहाड़िया लोगों ने बाहरी लोगों के आगमन पर कैसी प्रतिक्रिया दर्शाई। पहाड़िया लोग कौन थे? तो देखो, हमने जो अपना अध्याय पढ़ा है उसके अध्याय के दूसरे भाग में, मतलब दूसरी कक्षा में हमने देखा था, यात्रा की थी, पहाड़ी क्षेत्र में हम गए थे, वहाँ पर रहने वाले आदिवासी पहाड़िया लोग और संथाल लोगों से हमने मुलाकात की थी। ठीक है, तो वो पहाड़ियाँ कौन सी थी बताइए बच्चों? राजमहल की पहाड़ियां, जो कि आज के झारखंड जिले में है। वहां पर पहाड़ी लोग रहते थे, उनको क्या कहते थे? पहाड़िया। तो बस उनके बारे में ही पूछा गया है कि बाहरी लोग जब वहां पर आए, उस क्षेत्र में घुस आए उनके क्षेत्र में, तो उनकी प्रतिक्रिया किस प्रकार थी? क्यों घुस आए दूसरे लोग, वो भी हमने समझा था अपने अध्ययन के दौरान। कैसे घुस आए थे कि एक जमींदार है, इतनी बड़ी उसकी जमींदारी है, इतना क्षेत्र है मान लो, और बीच में ये कुछ पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर कुछ भी पैदा नहीं होता। बाकी क्षेत्र में कुछ फसल पैदा होती है, खेत हैं, तो खेती होती है, इसलिए जमींदार को लगान प्राप्त होता है, और जमींदार को लगान प्राप्त होगा, उसमें से बहुत सारा हिस्सा किसको जाएगा? कंपनी को। लेकिन इन पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़िया लोग रहते हैं, ये स्थानांतरित कृषि करते हैं, जिसे झूम कृषि भी कहते हैं, और वो किसी प्रकार का लगान भी नहीं देते। मतलब इतने क्षेत्र जो जमींदारी का पहाड़ी क्षेत्र है, उससे किसी प्रकार का राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये क्या करते थे जमींदार कि इन क्षेत्रों को, जंगलों को काट काट कर इनमें कृषि भूमि में बदल देते थे। तो पहाड़िया लोग जिस क्षेत्र में रहते थे, जंगल और पहाड़ियों में, इनका क्षेत्र सिकुड़ता गया। अब इनका सिकुड़ेगा तो निश्चित है कि मैदान में रहने वाले लोगों से इनके झगड़े होंगे। ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं इसमें कि कैसी प्रतिक्रिया थी पहाड़ी लोगों की जब उनके क्षेत्र में बाहरी लोग घुस रहे थे। तो देखो, सबसे पहले पहाड़ी लोगों को पहाड़िया कहा जाता था, और ये कहाँ रहते थे? राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द। अब ये वहां पर कैसी खेती करते थे? झूम कृषि, जिसे स्थानांतरित कृषि भी कहते थे। तो पहाड़ी क्षेत्रों में करते थे, तो पहाड़ी क्षेत्र पथरीली होती है, हल तो चलेगा नहीं वहां पर, तो ये कुदाल से खेती करते थे, उनमें खुदाई करते थे कुदाल से, इसलिए इनका प्रतीक भी क्या बन गया? कुदाल। ये झूम खेती करते थे और जंगल की उपज से ही गुजर बसर करते थे। कुछ खेती भी करते थे जंगल में, शिकार भी करते थे, और बहुत सारे फल वगैरह जंगल से प्राप्त करते थे, बस उनसे ही इनका जीवन चलता था। आगे बात करते हैं, सरकार ने जैसे जैसे कृषि को बढ़ाया, जंगल सिकुड़ते गए और मैदानी लोगों व पहाड़ी लोगों के बीच झगड़े बढ़ते गए। मैदानी लोग और पहाड़िया लोगों के बीच झगड़े बढ़ते गए। ठीक है, मैदानों में रहने वाले जमींदारों को अक्सर इन पहाड़ी मुखियाओं को नियमित रूप से खिराज देकर इनसे शांति खरीदनी पड़ती थी। ठीक है, जंगली लोग थे, थोड़े बर्बर थे, इसलिए मैदानी लोगों पर ये अचानक से हमले करते थे पहाड़ी और जंगल से निकल के, और जो जमींदार है वो उनकी रक्षा के लिए अपने क्षेत्र में शांति बनी रहे जमींदार के क्षेत्र में, इसलिए कई बार इनको खिराज पहुंचाता था कि ये लो हम तुम्हें पैसे पहुंचाते रहेंगे, तुम्हें यहाँ आकर लूटमार करने की जरूरत नहीं थी। तो इस तरह शांति खरीदनी पड़ती थी खिराज देकर। आगे देखें कि इसी प्रकार व्यापारी लोग भी जब इन रास्तों से गुजरते थे, जो पहाड़िया लोगों के नियंत्रण में थे, इन रास्तों से गुजरते थे या इनका इस्तेमाल करते थे, तो उनकी अनुमति से ही इस्तेमाल करते थे, और साथ ही में क्या देना पड़ता था उनको? पथकर। समझ गए कि व्यापारी लोग भी जब उन पहाड़ी रास्तों से गुजरते थे, जिन रास्तों पर किनका नियंत्रण था? पहाड़िया लोगों का, तो व्यापारी लोग भी उन्हें कर चुकाते थे, उस रास्ते से गुजरने के लिए पथ कर देते थे, फिर उनको सुरक्षित गुजरने दिया जाता था। और साथ ही में पहाड़िया लोग ये गारंटी भी देते थे कि अगर आपने पथ कर चुका दिया तो फिर आपको कोई परेशान नहीं करेगा पूरी जंगली रास्ते में, सुरक्षा की भी जिम्मेदारी देते थे। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया? संथाल, याद आया कुछ? संथाल कौन था? संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू मांझी, है ना। उनका प्रतीक क्या था? हल, क्योंकि वो मुख्य रूप से कृषक थे। पहाड़िया जो लोग हमने अभी देखा पिछले क्वेश्चन में, वो स्थानांतरित कृषि करते थे, एक जगह रहे, कुछ दिन खेती की, कुछ वर्ष, फिर उसका उपजाऊपन कम हो गया तो दूसरे जंगल में, दूसरी जंगल की दूसरी जगह पे चले गए, वहां जलाया जंगल को, खेती की। जबकि संथाल जो आदिवासी लोग थे, ये स्थायी रूप से कृषि करते थे, एक जगह बसकर खेती करते थे, ये मुख्य रूप से कृषक थे। अब इन्होंने विद्रोह क्यों किया? क्या समस्या थी औपनिवेशिक शासन से इनकी?
क्या समस्या थी? तो देखते हैं, पहले संथालों को समझते हैं। संथाल लोग मुख्यतः क्या थे? कृषक थे, रहते जंगल में थे, लेकिन जंगल को साफ करके स्थायी रूप से कृषि करते थे। संथालों की शक्ति का प्रतीक क्या है? हल। ठीक है, मतलब ये पहाड़ी जमीन को बिल्कुल सही कर लेते थे और उनको खेत बना के जोतते थे, तो ये हल का ज्यादा इस्तेमाल करते थे, तो इनका प्रतीक है हल। पहाड़िया लोग कुदाल का ज्यादा प्रयोग करते थे, तो उनका प्रतीक क्या है? कुदाल। तो संथाल विद्रोह का प्रतीक भी क्या है? हल। आगे, संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ। याद रखना है ये भी कि 1857 में जो क्रांति हुई उससे बिल्कुल पहले एक बड़ा विद्रोह कौन सा हुआ? संथाल विद्रोह। आगे देखते हैं, इनका नेता कौन था संथाल विद्रोह का? सिद्धू मांझी। अब संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध निम्नलिखित कारणों से विद्रोह किया। समझते हैं हम कि इन्होंने क्यों विद्रोह किया, निम्नलिखित कारणों से विद्रोह किया। संथाल अपनी खानाबदोश जिंदगी को छोड़कर जंगल के अंदरूनी हिस्सों में एक जगह जाकर बस गए थे और बाजार के लिए कई तरह की वाणिज्यिक फसल खेती करने लगे थे, और साथ ही व्यापारी और साहूकारों के साथ इनके संबंध भी थे, लेन देन करते थे। किंतु संथालों ने जल्दी ही समझ लिया कि उन्होंने जिस भूमि पर खेती शुरू की है वह उनके हाथों से निकली जा रही है, क्योंकि संथालों ने जिस जमीन को साफ करके खेती शुरू की थी उस पर सरकार ने भारी कर लगा दिए, बहुत भारी कर लगा रही थी। इतनी तो पैदा भी नहीं होती थी संथालों के पास कि उस कर को वो चुका सके, इसलिए संथाल उस कर को चुकाने के लिए पैसे ऋण लेते थे, पैसे उधार लेते थे। किनसे? साहूकारों से। और जब फिर वो साहूकारों के पैसे नहीं चुका पाते थे तो साहूकार इतना ज़्यादा ब्याज लगाते थे कि ब्याज बढ़ता बढ़ता एक दिन फिर वो कह देते कि अब तुम्हारी ज़मीन ही हमको दे दो। साहूकार लोग उनकी ज़मीनें छीन रहे थे। जिस जंगल को संथालों ने साफ किया, अपने रहने योग्य बनाया और खेती शुरू की अपनी मेहनत से, उसी पर कर लगाया और फिर कर चुकाने के लिए ऋण लिया, ऋण बढ़ गया तो ऋण देने वाले साहूकार ही उनसे वो जमीन छीन रहे थे, तो संथाल लोग फिर विद्रोह कर देंगे। देखते हैं, साहूकार लोग ऊंची ब्याज दर लगा रहे थे और कर अदा न किए जाने की स्थिति में जमीन पर कब्जा कर रहे थे। जमींदार लोग भी दामिन ए कोहो के इलाके पर अपने नियंत्रण का दावा कर रहे थे। अब देखो, दामिन ए कोहो हमने पढ़ा था पिछली कक्षा में कि दामिन ए कोहो क्या था? ब्रिटिश सरकार ने संथालों के रहने के लिए एक क्षेत्र चिन्हित किया था और उसी को क्या नाम दिया गया था? दामिन ए कोहो। ठीक है, देखिए आगे बात करते हैं कि संथालों ने जिस जमीन को साफ करके खेती शुरू की थी उस पर सरकार भारी कर लगा रही थी। कहां शुरू की थी खेती? इनका क्षेत्र कौन सा था? दामिन ए कोहो। संथालों ने विद्रोह क्यों किया? पढ़ रहे हैं हम, पहला पॉइंट पढ़ा। दूसरा, साहूकार लोग बहुत ऊंची दर पर ब्याज लगा रहे थे। कर्ज अदा न करने पर संथालों की जमीन पर वो कब्जा कर लेते थे। अगला है, संथाल लोग अपने लिए आदर्श संसार का निर्माण करना चाहते थे। संथाल लोग असम की तरफ से बंगाल में आए थे इसलिए कि उन्होंने एक ऐसा क्षेत्र चाहिए था जहां वो शांति से रह सकें, खेती कर सकें, आदर्श संसार चाहिए था। अब उन्हें आदर्श संसार यहां पर नहीं मिल रहा था, यहां पर भी राजस्व देना पड़ रहा है, कर्ज लेना पड़ रहा है, फिर वो कर्ज नहीं दे पा रहे हैं तो भूमि छीनी जा रही है उनकी, तरह तरह से उनको परेशान किया जा रहा है। आदर्श राज प्राप्त करने के लिए हमें लड़ना होगा, ऐसा संथालों ने महसूस किया, तो फिर उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो आदर्श राज का निर्माण करना चाहते थे जहां उनका अपना शासन हो, अतः वो ऐसा मानते थे कि जमींदारों, साहूकारों तथा औपनिवेशिक राज के विरुद्ध विद्रोह करने का समय आ गया है। ऐसा कौन मानते थे? ऐसा संथाल लोग मानते थे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कि संथालों के विद्रोह के क्या कारण थे, क्यों उन्होंने विद्रोह किए। अगला प्रश्न है, दक्कन के रैयत ऋणदाताओं के प्रति क्रुद्ध क्यों थे? दक्कन हमने समझा था जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है, मुख्य रूप से बंबई और पूना के आसपास का क्षेत्र, वहां के लोग, वहां के ऋणदाता, वहां के रैयत ऋणदाताओं से क्रुद्ध क्यों थे, नाराज क्यों थे? तो हमने पढ़ा था ना कि दक्कन में क्यों नाराज थे। दक्कन में एक नई भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी। जैसे बंगाल में जमींदारी व्यवस्था थी, वहां पर रैयतवाड़ी व्यवस्था थी
क्योंकि लगान सीधा किससे निश्चित किया जाता था? रैयत से। और लगान इतना ऊंचा होता था कि जितना किसान पैदा करेगा उसका 50% तो किसान को लगान में ही देना पड़ता था। इतना लगान देने के लिए फिर वो साहूकार के पास जाता था पैसे उधार लेने, और उस पैसे पर इतना ब्याज लगता था कि फिर वो ब्याज चुका ही नहीं पाता था। हमने देखा था कि फिर उन किसानों ने विद्रोह किया, तो फिर दक्कन दंगा आयोग का गठन किया ब्रिटिश सरकार ने, इसलिए कि किसान विद्रोह क्यों कर रहे हैं पता लगाओ। तो फिर हमने पाठ के लास्ट में जो पढ़ी थी पिछली कक्षा, उसमें देखा था कि दक्कन दंगा आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी कि साहूकार किसानों पर इतना ब्याज लगा रहे हैं कि वो चुका ही नहीं सकते, इसीलिए ये विद्रोह कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं। दक्कन के रैयत ऋणदाताओं के प्रति निम्नलिखित कारणों से क्रुद्ध थे। दक्कन में ऋण का स्रोत सूख गया था। पहली बात समझे कि कपास पैदा होती थी दक्कन में। ब्रिटेन को जब कपास की जरूरत थी तो दक्कन के किसानों ने दबा के कपास उपजाई और उनको एडवांस में ऋण भी मिलते थे। साहूकार कहता था कि कपास पैदा करो, 1 एकड़ में कपास पैदा करो, 100 रुपए एडवांस ही ले जाओ, अग्रिम ऋण मिल जाता था। जब कपास बिकती थी तो वो ऋण चुक जाता था। लेकिन जब कपास की कीमतें गिर गई तो फिर क्या हुआ कि ऋण देना उन लोगों ने बंद कर दिया, साहूकारों ने। ऋण का स्रोत सूख गया। किसान कह रहे हैं कि जिस समय हमें ऋण की जरूरत है उस समय ये लोग हमें ऋण नहीं दे रहे, तो किसानों ने अपने साथ अन्याय का अनुभव किया, तो ऋण का स्रोत सूख गया। और वहीं दूसरी ओर राजस्व की मांग भी बढ़ा दी गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था में यह कहा गया था कि 30 साल बाद फिर से सर्वेक्षण करेंगे और फिर से लगान बढ़ा देंगे। स्थायी बंदोबस्त में तो स्थायी कर दिया जाता था बंगाल में, जबकि यहाँ पर हर 30 साल में बढ़ाया जाता था। इसलिए दक्कन के किसान ज़्यादा परेशान थे। तो देखिए, कंपनी उपज का 50% रैयत से ले लेती थी राजस्व के रूप में, लगान के रूप में। रैयत उस हालत में नहीं थे कि बढ़ी हुई मांग पूरी कर सकें, और इन सब कारणों से ही उन्होंने क्या किया था? विद्रोह किया था। देखो आगे, 1832 के बाद तो क्या हुआ कि कृषि के उत्पादों की कीमतों में तेजी से गिरावट हो रही। खेत में जो पैदा करता था किसान, वो अब उतनी कीमत बाजार में नहीं मिल रही थी, और साथ में लगान बढ़ गया। कैसे दे लगान किसान? तो देखिए, परिणाम स्वरूप किसानों की आय में और भी गिरावट आ गई, और इसी दौरान अकाल और पड़ गया। 1832-34 के वर्षों में देहाती इलाकों में, दक्कन के देहाती इलाके अकाल की चपेट में आकर बर्बाद हो गए। दक्कन का 1/3 पशुधन मर गया, चारा नहीं मिला, इतना भयंकर अकाल था। ठीक है, मौत के मुंह में चला गया, और आधी मानव जनसंख्या भी काल का ग्रास बन गई। और जो बचे उनके पास भी उस संकट का सामना करने के लिए खाद्यान्न नहीं था। ठीक है, तो इन सब चीजों से दुखी होकर इन्होंने क्या किया? विद्रोह किया। ठीक है बच्चों, तो हमने कितने प्रश्न कर लिए हैं? हमने यहां पर 5 प्रश्नों के उत्तर देख लिए हैं। ठीक है, आगे की कक्षा में हम बाकी के प्रश्नों के उत्तरों को भी ऐसे ही समझेंगे और करेंगे। उम्मीद है आपको कक्षा अच्छी लगी होगी, आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।